Now today, starting with the next chapter, given as 10th chapter in your 12th standard textbook as Human Health and Disease. Now this chapter is very interesting chapter because in this chapter we have to discuss about the human health and number of diseases associated with the human health. Also in this chapter we'll study about the mechanism which keeps us healthy. That is, we have to discuss in detail about the immune mechanism, about the defense system present in our body. So starting with this chapter, starting with the title, Health and Disease. The first term in the title is human health. Now what actually the health is? Health is not only the absence of disease, or it is not only physical fitness, but health has some other meaning also. Different scientific institutions, different dictionaries, and they have given the different definition for the health, but the definition given by World Health Organization WHO is the most appropriate definition, and this definition is universally accepted. The definition given by WHO for the health, what is the definition? Health is defined as the state of complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity. Let me elaborate this definition, what actually the health is, what this definition means. इसका मतलब क्या है? Health is defined as a state of complete physical. The first parameter is physical fitness. Second one is mental fitness. Third one is social well-being, that is, you can say social fitness, not merely the absence of disease or infirmity. सिर्फ हमारी बॉडी में डिजीज का ना होना या बॉडी के फंक्शनिंग का अप्रोप्रिएट ना होना, इसको हम डिजीज कहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है. कुछ लोग ऐसे हैं या ऐसे हो सकते हैं जो फिजिकली फिट हैं, body is functioning properly, but still they are not coming under the category of healthy person, because healthy होने के लिए 3 criteria are given by WHO. Health is a state of complete physical in the sense physical appearance and physiological functioning. हमारी बॉडी के सारे पार्ट इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस अगर अप्रोप्रिएट हैं, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग अगर नॉर्मल है, बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग अगर नॉर्मल है, तो दैट इज अ फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर बीइंग हेल्दी. फिजिकल अपीयरेंस, बाहर से दिखने में इंडिविजुअल कैसा है, उसके बॉडी के सारे पार्ट अप्रोप्रिएट हैं कि नहीं हैं, और फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग या मेटाबॉलिक फंक्शनिंग, इंटरनल फंक्शनिंग, उसके बॉडी के इंटरनल सिस्टम अप्रोप्रिएट काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया और टाइफॉइड और डेंगू, सो फॉर अ टाइम बीइंग उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो हेल्दी नहीं है, बिकॉज बॉडी की फिजियोलॉजी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. कोई इंसान ऐसा है जो एक्सटर्नल अपीयरेंस के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है, माइट बी फिजिकल हैंडीकैप, तो वो भी हेल्दी इंडिविजुअल की लिस्ट में नहीं आएगा. सो फर्स्ट क्राइटेरिया इज फिजिकल हेल्थ. सेकेंड वन इज मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ इन द सेंस द इंडिविजुअल शुड बी मेंटली अप्रोप्रिएट. अभी मेंटल एबनॉर्मलिटी डजंट मीन्स कि खाली पागल को ही हम मेंटल एबनॉर्मल बोलते हैं. नंबर ऑफ अदर डिजीजेस, ऐसे लोग जो हमारे आपके साथ हैं, दे माइट बी मेंटली एबनॉर्मल. डू यू नो द फैक्ट, दुनिया में 10% लोग ऐसे हैं जिनको मेंटल इलनेस है. उसमें से एक आपके घर में भी हो सकता है. मेंटल इलनेस इन द सेंस इफ दे आर नॉट मेंटली फिट, जरूरी नहीं है कि वो पागल हो, उसके अंदर कोई माइनर प्रॉब्लम होगा. नंबर ऑफ मेंटल इलनेस, अब इसको एलाबोरेट नहीं करना है. नंबर ऑफ मेंटल इलनेस, कुछ मेजर प्रॉब्लम है तो अलग बात है, माइनर प्रॉब्लम होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आपने सुने होंगे, लाइक शिजोफ्रेनिया इज अ टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ड्यूअल पर्सनैलिटी, मल्टीपल पर्सनैलिटी, दिस ऑल थिंग्स आर द मेंटल डिसऑर्डर्स. तो इंडिविजुअल का फिजिकल और फिजियोलॉजिकल फिट होना, मेंटली फिट होना, एंड द थर्ड क्राइटेरिया इज सोशल वेलबीइंग. सोशल वेलबीइंग इन द सेंस individual has to accept their responsibility in the society.
सोसाइटी में, समाज में, जिस माशरे में इंसान रहता है उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है और एक्सेप्ट करता है तो वो इंडिविजुअल हेल्दी है। अदरवाइज अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता, सोशल लाइफ नहीं जी सकता है, तो वो इंडिविजुअल हेल्दी नहीं है। तो इंडिविजुअल का फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ एग्जाम्पल कैन बी गिवन। आई एज अ टीचर, क्लासरूम में व्हाट इज माई ड्यूटी के टू टीच द स्टूडेंट, बट दिस ड्यूटी इज नॉट एप्लीकेबल एट माई होम। घर पे मेरी ड्यूटी अलग है। अगर घर पे भी सभी मेंबर को बैठा के मैं पढ़ाऊं तो बोलेंगे ना मेंटल एबनॉर्मल हो गया। तो what I want to say कि every individual has its own role in the different part of the society. If individual is accepting all the roles, if individual is accepting all the responsibility, then the individual is mentally or individual is fit or healthy. So 3 criteria I have elaborated: physical fitness, mental fitness and social well-being. नॉट मैरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। सिर्फ ऐसा नहीं कि बॉडी में डिजीज नहीं है या बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है तो उसको हम एबनॉर्मल या उसको हम डिजीज्ड इंडिविजुअल कह दें। तो इसके लिए ये सब क्राइटेरिया का होना कंपलसरी है। सो दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय WHO। इन अदर वर्ड यू कैन से हेल्थ इज मेटाबॉलिक एंड फंक्शनल एफिशिएंसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिक, हमारी सेल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो अलग अलग सिस्टम्स हैं, उसके जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स के जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज की जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। If metabolic reaction is appropriate, in other words you can say if all the systems, if all the organs are functioning properly, हमारी बॉडी इंटरनली उसके सारे पार्ट अगर appropriate तरीके से फंक्शन कर रहे हैं तो मेटाबॉलिक और फंक्शनल एफिशिएंसी, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ इट्स फंक्शनिंग, उसकी फंक्शनिंग स्लो है, फास्ट है, अगर ये सारी चीज नॉर्मल होगी, सो दैट इज द क्राइटेरिया फॉर हेल्थ, दैट इज इन द डिफरेंट वे इट इज डिफाइंड, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ फॉर being healthy, what is the prime requirement? Remember, hygiene is the basic requirement for being healthy. It is applicable for every individual. So these are the few points given. These points are the basic criteria, is the basic requirement for good health. The first point is hygienic balanced diet. यहाँ पे 2 टर्म्स आ रहे हैं, एक हाइजीनिक है और एक बैलेंस्ड है डाइट, द फूड विच वी कंज्यूम। It should be hygienic in the sense it should be free from pathogens, it should be free from microbes, microorganisms, disease causing agents, उसमें कोई unwanted toxic materials present ना हो। और balanced diet, balanced in the sense कि हमारी बॉडी में, बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे फॉर सर्वाइवल वी नीड फ्यू बेसिक थिंग्स, वी नीड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, we need lipids, vitamins, minerals, water and some amount of fibers are also required. So these are the basic requirement. अगर ये सभी चीज हमें एक संतुलित मात्रा में, means we are getting in appropriate amount, तो ये हमारे हेल्थ के लिए जरूरी है। अभी एक ही टाइप का फूड हम खाते जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट पे कार्बोहाइड्रेट भर रहे, प्रोटीन नहीं खा रहे, फैट्स नहीं खा रहे, so that is not the balanced diet. That is not the appropriate diet. We have to consume all the different sections. We have to consume all the different types of food for being healthy. Getting the point? So that is the first criteria. Clean drinking water. Clean in the sense free from dust, free from suspended particles, free from microorganisms, free from pathogens, क्योंकि अगर उसमें कुछ चीजें प्रेजेंट होंगी, उसमें टॉक्सिक केमिकल्स, जैसे पोल्यूटेड वाटर आप पी रहे हो, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, लेकिन ऐसा केमिकल है विच इज नॉट सुटेबल फॉर यू, विच इज नॉट सुटेबल फॉर अस, तो वाटर शुड बी क्लीन इन द सेंस उसका केमिकल कंपोजिशन प्रॉपर होना चाहिए और उसमें पैथोजेंस नहीं होना चाहिए। Personal and community hygiene.
पर्सनल साफ सफाई और कम्युनिटी की साफ सफाई, दैट इज अगेन रिक्वायरमेंट फॉर पर्सनल हेल्थ एंड फॉर सोशल हेल्थ. The next point is regular physical exercise. For being healthy, we need to perform regular physical exercise. Physical exercise के वजह से हमारे joints, हमारी muscles, हमारे bones, हमारी body के systems, this all thing will function appropriately. अगर body को एक ही जगह पर at rest रख दे तो बच्चों बॉडी जो है उसके फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आने लगेगा. The next part is knowledge about disease and their effect on body. We should know about the different disease. No, if I know it is not possible for any individual to know about all the diseases, but at least we should know about the common diseases. जो common diseases हैं, जो disease हमको या किसी भी individual को easily हो सकती है, उस disease के बारे में पता होना चाहिए और body पर उस disease का क्या effect होगा, body पर वो disease कैसे effect करेगी. In short you can say it is a type of awareness about the disease. कुछ disease ऐसी होती है, minor होती है, but due to lack of awareness it show a serious consequence. Due to lack of awareness it cause serious consequence. For example, some sexually transmitted diseases like syphilis and gonorrhea, they can easily be treated with the help of antibiotics. एंटीबायोटिक से उसका ट्रीटमेंट आसानी से किया जा सकता है, बट इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. पीपल हेजिटेट टू ओपन अबाउट द डिजीज. वो उसे छुपाते हैं, बताते नहीं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते, शेयर नहीं करते हैं. इस छुपाने की वजह से वो डिजीज सीवियर होती जाती है और इतनी सीवियर हो जाती है कि दे मे लॉस देयर फर्टिलिटी. तो उसका सीवियर इफेक्ट भी हो सकता है. तो अवेयरनेस डिजीज का मालूम होना चाहिए, उसका क्या इफेक्ट होगा बॉडी पे वो मालूम होना चाहिए. नेक्स्ट पार्ट इज प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड ऑल्सो टू कंट्रोल वेक्टर. प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो भी वेस्ट है, चाहे वो सीवेज है, चाहे वो ड्रेनेजेस हैं या सॉलिड वेस्ट है, उसका प्रॉपर डिस्पोजल जरूरी है. बिकॉज इम्प्रॉपर डिस्पोजल विल गिव राइज टू सेवरल डिजीजेस. फॉर एग्जाम्पल, डिस्पोजल ऑफ फीकल मैटर इन द ओपन स्पेस. डिस्पोजल ऑफ फीकल मैटर इन द ओपन स्पेस. आज भी रूरल एरियाज में जहां पे टॉयलेट्स नहीं है, लोग आज भी खेत में जाते हैं, दे यूज द ओपन स्पेस. तो वो ओपन स्पेस में जो फीकल मैटर पड़ा हुआ है, दे गिव अपॉर्चुनिटी टू डिफरेंट वेक्टर्स. वेक्टर्स आर द एजेंट्स व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द डिजीज. फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी कॉमन वेक्टर कॉल्ड एज हाउस फ्लाई which is responsible for transmitting several diseases. वो बाहर के कचरे पे बैठ के आती है, तुम्हारे घर के फूड पे बैठ जाती है और उसके पैर में लगे हुए पैथोजेंस easily transmit हो जाते हैं. For example, disease called as amoebiasis, a very common disease, a very common protozoal disease, amoebiasis. It is easily transmitted with the help of different vectors. तो बच्चों, दिस इज द क्राइटेरिया, दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर बीइंग गुड हेल्थ. द नेक्स्ट पार्ट, we all of us, all the human being, although we exposed to various different pathogens, हम पैथोजन के एक्सपोजर को नहीं रोक सकते. हम जिस सोसाइटी में हैं, जिस समाज में हैं, वहां पे बहुत सारे पैथोजेंस हैं. पैथोजेंस इन द सेंस डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड एज पैथोजेंस. पैथोजेंस माइट बी बैक्टीरिया, दे माइट बी वायरस, they may be protozoans, unicellular organisms, they may be fungi, or they may be helminths. अलग अलग टाइप के डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं. दे आर कॉल्ड एज पैथोजेंस. डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर पैथोजेंस. तो ऑल ऑफ अस वी आर एक्सपोज टू वेरियस पैथोजेंस, बहुत सारे पैथोजन. इन एवरी ब्रीथ विच वी टेक, विच वी इनहेल, नंबर ऑफ माइक्रोब्स आर एंटरिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम. every food which we consume, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं. तो बच्चों, हमारे रेस्पिरेशन में, हमारे खाने में और भी बहुत सारे एक्सपोजर्स के मेथड हैं वेयर आवर बॉडी कम्स इन एक्सपोजर विद द डिफरेंट पैथोजेंस. दैट मीन्स वी आर इनटेकिंग लॉट ऑफ पैथोजेंस, बट in spite of taking lot of pathogens, most of us
will usually remain healthy. ऐसा नहीं होता कि हम डेली बीमार होते जाएं, rarely हम इल होते हैं, rarely हम बीमार पड़ते हैं. तो in spite of consuming, in spite of coming in exposure with the various pathogen, still most of us remains healthy. जब इतने सारे पैथोजन डिजीज कॉजिंग एजेंट जा रहे हैं तो आप उन हेल्दी कैसे रहते हैं? बिकॉज आवर बॉडी हैज एबिलिटी टू रेजिस्ट for almost all the pathogens. Our body has ability to resist, to prevent the entry of pathogen, or if they come in the body, our body try to kill the pathogen, they try to neutralize the pathogen. So our body has ability to resist the pathogen, to destroy the pathogen, to detoxify the toxins produced by the pathogen. So this unique resistance ability, this unique defense mechanism which we have in the body, this system is called as immune system. So the system which provides us immunity, the system which gives us defense mechanism, जो हमें रोग से, बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है, बीमारियों से लड़ने की एबिलिटी देता है, वो सिस्टम है इम्यून सिस्टम. तो बच्चों ये बेसिक नॉलेज था, बेसिक कॉन्सेप्ट था अबाउट हेल्थ एंड डिजीज का. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस टर्म, वी आर स्टार्टिंग विद द डिटेल ऑफ immune system. It is very interesting part, immune system. What are the different parts involved in the immune system? We'll see in the next slide heading. Now starting with the first slide heading of this chapter, that is immunity. Immunity is the defense mechanism present in our body. हमारी बॉडी में डिजीज से लड़ने की जो एबिलिटी है, डिजीज से लड़ने की जो क्षमता है, that is called as immunity. How to define the immunity? Immunity is the resistance exhibited by the host, that is we are the host, different organisms are the host. Every individual has different type of immunity, different species has different type. देखो, remember, immunity, the ability to resist the disease, the ability to fight the pathogen is called as immunity, and this immunity varies from इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. सभी इंडिविजुअल में सेम इम्यूनिटी नहीं होती है. सम पीपल दे आर इम्यूनोलॉजिकली वेरी स्ट्रांग. In spite of having pathogens, they are not showing any symptom because they have well developed immunity. And some people they are very much susceptible. मतलब थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो बीमार पड़ जाते हैं. तो इम्यूनिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. And also immunity varies from species to species. Same pathogen sometimes is responsible for causing the problem in one species, and the same pathogen will not be able to create any problem in the other species. For example, Plasmodium. Plasmodium is a protozoa. It is a disease, it is a pathogen responsible for causing malaria in human. हमारे अंदर वो मलेरिया कॉज करता है. प्लाज्मोडियम की वजह से मॉस्किटो में मलेरिया नहीं होता. तो वेरिएशन, इम्यूनिटी में वेरिएशन होता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है. द डेफिनेशन गिवन इन योर बुक इज इट इज द रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय द होस्ट, दैट इज वी आर द होस्ट, टुवर्ड्स इंजुरी caused by pathogen. Just now we have seen the different type of pathogens. Pathogens बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंगस होते हैं, प्रोटोजुअन्स होते हैं, हेलमिन्स होते हैं. सो उसके लिए, पैथोजेंस के लिए जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा एंड देयर प्रोडक्ट. समटाइम व्हाट हैपन, pathogen itself is not creating problem, but the chemical, the toxins, the substance produced by the pathogen is problematic for us. यानी जो पैथोजन हमारे अंदर जाता है वो पैथोजन कोई ऐसा केमिकल रिलीज करता है जो केमिकल से हमको प्रॉब्लम होता है. So the toxins produced by the pathogen or pathogen itself is creating problem, and the resistance which we has for that particular pathogen or for the toxin is called as immunity. So resistance exhibited by the host toward injury caused either by pathogen or the chemical produced by the pathogen. It is concerned with the reaction of the body against any foreign antigen. Remember, any foreign particle, it may be pathogen or it may be chemical substance which is responsible for creating problem to us, they are considered as antigen.
any foreign particle which enters in our body, any pathogen which enters in our body will be considered as antigen. वो antigen होता है, antigen के लिए abbreviation use होता है capital A and small g. तो it is concerned with the reaction of the body. जो बाहर से आया हुआ पैथोजन है, बाहर से आया हुआ जो फॉरेन पार्टिकल है, जो फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो आउटसाइड पार्टिकल है, इस आउटसाइडर्स के लिए हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, हमारी बॉडी किस तरह से उसको रेजिस्ट करती है, दैट इज वी हैव टू स्टडी हियर इन द इम्यूनिटी साइड हेडिंग. So it is concerned with the reaction of the body, how body react, how body fight with the pathogen. Now immunity का जो literal meaning है, it means it is mainly concerned with the freedom or exempt. हमको डिजीज से या पैथोजन से फ्रीडम प्रोवाइड करना या डिजीज से हमको एग्जेम्प्ट करना, इस वजह से इसको इम्यूनिटी नाम दिया गया है. नाउ द क्रेडिट फॉर द initiation of immunity or the credit for discovery of immunity goes to Edward Jenner. For the first time he developed cowpox vaccine for protection against the attack of smallpox. Remember, smallpox is a viral disease. तो सबसे पहले उन्होंने एक वैक्सीन डेवलप किया, जिस वैक्सीन के द्वारा इम्यूनिटी मिली. तो ही डेवलप काउपॉक्स वैक्सीन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैक ऑफ स्मॉलपॉक्स. स्मॉलपॉक्स से बचने के लिए उन्होंने काउपॉक्स, काउ में जो प्रॉब्लम होता था उसके पैथोजन के द्वारा वैक्सीन्स बनाई, जिससे ह्यूमन में स्मॉलपॉक्स का रेजिस्टेंस प्रोवाइड हुआ. तो फर्स्ट वैक्सीन डेवलप बाय एडवर्ड जिनर. यहां से इम्यून सिस्टम और यहां से इम्यूनोलॉजी स्टार्ट होता है. नाउ द टर्म गिवन इन योर बुक इज इम्यूनोलॉजी. Immunology, as the name suggests, immune system. We are studying about the immunity and logos stands for study. So study of immune system. Now which type of study of immune system? When any foreign particle enters in our body, how our body recognize the foreign particle, how our body is able to differentiate foreign particle, how our body resists the entry of foreign particle, how our body try to eliminate the foreign particle from the body, how our body fight or detoxify or neutralize the toxic effect of the foreign particle. This all thing we have to study in the immunology. So immunology is the detailed study of immune system. Now remember, few basic characteristics are given which is applicable for immune system, applicable for immunity. The ability which we develop because of immune system is called as immunity, right? And the study of immune system is called as immunology. Now the characteristic of immune system, it is capable of distinguishing between self and non-self. What does it mean? Self means our own body cells. Immune system is capable of differentiating our own body cells and non-self. Non-self means outsider. Outsider generally means pathogen or any foreign particle. The microbes which enter in our body will be outsider. वो हमारी बॉडी की सेल नहीं है, वो नॉन सेल्फ है, वो आउटसाइडर है. तो बच्चों, हमारी बॉडी में हमारे इम्यून सिस्टम के पास एक एबिलिटी है टू डिस्क्रिमिनेट, टू डिफरेंशिएट बिटवीन आवर ओन बॉडी सेल एंड अमंग द आउटसाइडर. दोनों में डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी इम्यून सिस्टम में प्रेजेंट होती है. So on this is the very important criteria. On this basis our immune system when recognize the outsider, वो उसको destroy करने के लिए, उसको kill करने के लिए, उसको neutralize करने के लिए अलग अलग mechanism start करता है. वो body की cells के लिए कभी कोई mechanism start नहीं करता, क्योंकि ये self है. हम देखो, हमारी body भी cell से बनी हुई है. Foreign particle, imagine एक protozoa enter हुआ, वो भी तो cell है. So how immune system differentiate between both the cells? That is the first prime property of the immune system. Second one, any foreign substance which is capable of stimulating an immune response, any foreign particle which triggers the immune response, जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिम्युलेट करता है, जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम, मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारे लिए पैथोजेनिक है, जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, उसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है.
तो बच्चों इम्यून सिस्टम का एक्टिवेट होना, इम्यून सिस्टम जिस पार्टिकल से एक्टिवेट होता है उसको हम एंटीजन कहते हैं। रिमेंबर एंटीजन, इट माइट बी अ कंप्लीट सेल, इट माइट बी अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और इट माइट बी अ केमिकल और टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम एंटीजन कहते हैं। Now, this antigen is problematic for us. It is pathogenic. It creates problem in our body. इसने immune system को stimulate कर दिया, immune system को activate कर दिया. Now, for this antigen, हमारा immune system क्या करेगा? हमारा immune system इस antigen के लिए protective chemical produce करेगा. This protective chemical, which is produced by the antigen, and this chemical is produced by specialized immune cells. हमारी बॉडी में स्पेशलाइज्ड इम्यून सेल्स हैं जो इस एंटीजन के लिए स्पेशल प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, एंड सच प्रोटीन केमिकल्स, सच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज एंटीबॉडीज। उसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। तो बच्चों एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझा रहा हूं अबाउट द इम्यूनिटी, मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम के पास अलग अलग लाइन ऑफ डिफेंस है, लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब बॉडी के प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास अलग 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 ऑप्शंस हैं। बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए वो अलग अलग मैकेनिज्म्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी बॉडी है, राइट? दिस इज ह्यूमन बॉडी और द बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। व्हेन एनी फॉरेन पार्टिकल, एनी पैथोजन, राइट, when any pathogen try to enters the human body, सबसे पहले हमारी बॉडी क्या करेगी? इस पैथोजन को एंटर होने से ही रोकेगी। हमारी बॉडी इजीली इसको अलाउ नहीं करेगी कि ये बॉडी में आए। We have different mechanism which is acting like a barrier to prevent the entry of any foreign particle. For example, our skin, our mucous membrane, ये सब की डिटेल आ रही है। तो ये पैथोजन को एंटर होने से रोका जाएगा। But still, if pathogen is able to enter the human body, example, ये स्टार पैथोजन है, ये स्टार पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हो गया, तो हमारी बॉडी के लिए ये फॉरेन पार्टिकल है। हमारी बॉडी इसको निकालने की सोचेगी, हमारी बॉडी इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए सोचेगी। We have different mechanism to destroy this pathogen. You might have listened in the circulation chapter, we have some phagocytic cells capable of engulfing the foreign particle, जो foreign particle को swallow कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट्स है, इवन टिश्यूज में मैक्रोफेजेस हैं, ये इसको खा जाते हैं। हमारी बॉडी में अलग अलग मैकेनिज्म है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। लॉट ऑफ मैकेनिज्म विल स्टडी, और लास्ट में अगर इस मैकेनिज्म से फॉरेन पार्टिकल डिस्ट्रॉय नहीं होता है तो बच्चों फॉर दिस एंटीजन, दिस फॉरेन पार्टिकल इज एंटीजन, आवर स्पेशलाइज्ड सेल्स, हमारी बॉडी में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, कुछ लिम्फोसाइट्स है, स्पेशल लिम्फोसाइट्स है, बी लिम्फोसाइट हम आगे पढ़ेंगे, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। These antibodies are specialized for this particular antigen. These antibodies, ये एंटीबॉडी क्या करेगा? एंटीजन को पकड़ लेगा, it makes antigen antibody complex. ये एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी, राइट, ये एंटीजन है, यहाँ पे बन गया एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। Now this antibody will destroy the antigen. तो हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट हर डिजीज से लड़ने की एक नेचुरल एबिलिटी होती है, कहीं कम होती है, कहीं ज्यादा होती है। दिस क्वेश्चन माइट बी कमिंग इन योर माइंड कि अगर हमारे बॉडी में हर डिजीज से लड़ने की एबिलिटी है तो व्हाई डू वी नीड ट्रीटमेंट, व्हाई वी आर बॉदर about the treatment of several disease, why the different pathogens create problem to us। ये सब का आंसर आपको इस चैप्टर में आगे मिलेगा। आपको नेक्स्ट वीडियोस देखनी होंगी, उसमें स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द। मैंने आज आपको इस लेक्चर में जस्ट आई हैव एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, द बेसिक क्राइटेरिया फॉर हेल्थ, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्थ, और इम्यूनिटी किसे कहते हैं वो मैंने आपको समझाया। नाउ फ्रॉम इन द नेक्स्ट लेक्चर we'll see what actually the immunity is, what are the different types of immunity, what are the properties, what are the different barriers, what are the features of immunity, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये पहला पार्ट, फर्स्ट वीडियो इज कंप्लीटेड हियर।